अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 महीना के चैलेंज के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आर्थर होरन की किताब मैनिपुलेशन टेक्निक्स पर बात करने वाले हैं और गुफ्तगू का आगाज एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करने के बाद जहन बिल्कुल उलझ गया हो, ऐसा लगा हो कि शायद गलती अपनी ही थी, हालांकि दिल कह रहा हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है, या किसी ने बातों बातों में कोई ऐसा काम करवा लिया जो करने का कोई इरादा ही नहीं था। ये जो जहनी खेल है ना, जिसे नफ्सियाती हेरा फेरी या मैनिपुलेशन कहते हैं, आज हमारी गुफ्तगू का मरकज यही है। और एक बात शुरू में ही वाजे कर दूं, इस किताब का और हमारी इस गुफ्तगू का मकसद हेरा फेरी सिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ एक दिफाई निज़ाम तैयार करना है। जी बिल्कुल, ये आगाही के बारे में है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये हेरा फेरी करने वाले लोग कौन होते हैं, वो क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अहम, इनसे खुद को बचाया कैसे जा सकता है। चले शुरू करते हैं। किताब का आगाज एक बहुत दिलचस्प तस्वुर से होता है, डार्क ट्रायड। जी, डार्क ट्रायड या शख्सियत की तारीखी तिकोन, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, डार्क ट्रायड कोई बीमारी नहीं बल्कि 3 नफ्सियाती खसलतों का एक मजमुआ है: नरगिसियत, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी। अच्छा, जब ये तीनों किसी एक शख्सियत में इकट्ठी हो जाएं तो हेरा फेरी का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। पहली है नरगिसियत यानी नार्सिसिज्म। ये वो लोग हैं जो खुद को कायनात का मरकज समझते हैं। उन्हें हर वक्त तारीफ, तवज्जो, इन चीज़ों की भूख रहती है। और इनमें हमदर्दी यानी दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत तकरीबन सिफर होती है। यानी उनके लिए दूसरे लोग सिर्फ उनकी अपनी अना की तस्कीन का एक जरिया है। बिल्कुल, वो दूसरों को अपनी अजमत के आईने के तौर पर देखते हैं, बस। दूसरी खुसलत है मैकियावेलिज्म। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। जी, ये लोग इंतहाई चालाक, सर्द महर और हिसाब किताब करने वाले होते हैं। इनके लिए मकसद सब कुछ है और इस मकसद तक पहुंचने का रास्ता कैसा भी हो, इन्हें कोई परवाह नहीं। वो धोखादही और झूठ को सिर्फ एक औजार समझते हैं। और तीसरी साइकोपैथी, ये तो काफी जानी पहचानी इस्तिलाह लगती है। जी, और ये सबसे खतरनाक भी है। साइकोपैथी की सबसे बड़ी निशानी है एहसास जुर्म या पछतावे का मुकम्मल तौर पर गायब होना। मतलब वो किसी को नुकसान पहुंचाकर भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका रवैया अक्सर जारहाना होता है क्योंकि उन्हें नताइज की कोई फिक्र नहीं होती। तो यहाँ असल नुक्ता ये नहीं कि ये बुरे लोग हैं, बल्कि ये कि उनकी सोच का ढांचा ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनसे मंतिक या हमदर्दी की अपील करना ऐसे ही है जैसे किसी ऐसी जबान में बात करना जो वो समझते ही नहीं। ये समझना ही दिफा की पहली सीढ़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो सवाल ये है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग अपना कंट्रोल कायम कैसे करते हैं। जाहिर है वो शुरू में ही अपना असल चेहरा तो नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शतरंज की बाजी की तरह है और उनका पहला मोहरा होता है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग? लव बॉम्बिंग। फर्ज करें कोई नया शख्स जिंदगी में आता है और शुरू में वो मोहब्बत, तारीफ और तवज्जो की बारिश कर देता है। हर वक्त पैगामात, तोहाइफ और ऐसी बातें कि तुमसे पहले तो जिंदगी बेमानी थी। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दूसरा शख्स मगलूब हो जाता है। उसे लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का बेहतरीन इंसान मिल गया है। और इसका मकसद सिर्फ एतमाद हासिल करना होता है। तेजी से एतमाद हासिल करके शिकार के दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कमजोर करना। अच्छा, तो जब भरोसा कायम हो गया फिर क्या होता है? किताब में गैस लाइटिंग का बहुत जिक्र है। जी, जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तब गैस लाइटिंग का खेल शुरू होता है। ये एक बहुत जहरीला नफ्सियाती हरबा है। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद शिकार को उसकी अपनी हकीकत और जहनी तवाजुन पर शक करने पर मजबूर करना है। कोई मिसाल? जैसे अगर वो शख्स कोई वादा करके भूल जाए और आप उसे याद दिलाएं तो वो कहेगा, ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं था, तुम खुद से कहानियां बना रही हो। ओह। या अगर आप उसके किसी रवैये पर तकलीफ का इजहार करें तो जवाब आएगा, तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता शिकार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद वाकई मसला मुझ में ही है। बिल्कुल, ये हकीकत पर डाका डालने के मुतरादिफ है। मतलब आपकी हकीकत ही आपसे छीन ली जाती है। और गिल्ट ट्रिप, ये तो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। गिल्ट ट्रिप इनका इमरजेंसी बटन है। इमरजेंसी बटन? जी, ये तब इस्तेमाल होता है जब उन्हें लगता है कि शिकार उनके कंट्रोल से निकल रहा है।
जैसे ही आप नहीं कहते हैं वो फौरन मजलूम का रूप धार लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा, तुम कितने खुदगर्ज हो। ये जुमले एहसास जुर्म का एक ऐसा बोझ डालते हैं कि इंसान मजबूरी में हाँ कर देता है। ये तो हुए बड़े जज्बाती हरबे, लेकिन किताब में कुछ ऐसी टेक्निकों का भी जिक्र है जो बहुत ही बारीक हैं। डार्क NLP, ये क्या चीज़ है? NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग असल में तो मुवासलात और खुद को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया है। लेकिन डार्क NLP ये इसी इल्म का गलत इस्तेमाल है, यानी अल्फाज और इशारों से किसी के लाशऊर को इस तरह काबू करना कि उसे पता भी ना चले। इसकी कोई मिसालें हैं किताब में? जी, 3 अहम मिसालें हैं। पहली है आईना दिखाना या मिररिंग। इसमें मैनिपुलेटर लाशऊरी सतह पर शिकार के जिस्मानी अंदाज, उसके बैठने के तरीके, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, इन सब की नकल करता है। क्यों? इससे शिकार को लाशऊरी तौर पर यह पैगाम मिलता है कि ये शख्स बिल्कुल मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है, और उस पर भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरी टेक्निक है रीफ्रेमिंग। जी, रीफ्रेमिंग यानी बात का जाविया ही बदल देना। मिसाल के तौर पर अगर मैनिपुलेटर कोई बड़ी गलती करता है तो वो उसे एक कीमती सबक सीखने का मौका कहकर उसकी संगीनी को कम कर देगा। या अगर आप उससे कोई जायज शिकायत करें तो वो बात को यूं घुमाएगा कि आपकी शिकायत एक जाती हमला लगने लगेगी और उल्टा आप ही माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तो बहुत चालाकी है, लेकिन किताब में एंकरिंग का जिक्र है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा। एंकरिंग, जी, ये सबसे बारीक टेक्निक है। इसमें किसी खास जिस्मानी लफ्ज या इशारे को एक मखसूस जज्बाती कैफियत के साथ जोड़ दिया जाता है। ये कैसे मुमकिन है? फर्ज करें मैनिपुलेटर जब भी आपको खुश देखता है तो वो आपके कंधे पर एक खास तरीके से थपकी देता है। बार बार ऐसा करने से आपका दिमाग इस लम्स को खुशी के एहसास से जोड़ देता है। अच्छा। अब बाद में जब उसे आपसे कोई काम निकलवाना होगा तो वो बात करते हुए वही थपकी देगा। इससे आपके लाशौर में वही मुस्बत जज्बात पैदा होंगे और आपके हाँ कहने का इम्कान बहुत बढ़ जाएगा। ये तो सीधा सीधा लाशौर को हैक करने जैसा है, कह सकते हैं। ये लाशौरी इशारों की बात एक और अहम नुक्ते की तरफ ले जाती है जिस पर किताब जोर देती है, बॉडी लैंग्वेज। कहा जाता है कि जबान झूठ बोल सकती है, जिस्म नहीं। बिल्कुल, और ये दो धारी तलवार है। मैनिपुलेटर इसे पढ़ने में माहिर होते हैं, लेकिन अगर हम भी इसे समझ लें तो हम उनके झूठ को पकड़ सकते हैं। किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? जैसे माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये चेहरे के वो तासुरात हैं जो एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए जाहिर होते हैं। एक शख्स भले ही मुस्कुराकर बात कर रहा हो, लेकिन एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर आने वाला गुस्से का तासुर उसके हकीकी जज्बात को बेनकाब कर देता है। और आंखों के राब्ते के बारे में क्या ख्याल है? आम तौर पर तो यही कहा जाता है कि झूठा इंसान नजरें चुराता है। ये आधा सच है। शातर मैनिपुलेटर ये बात जानते हैं, इसलिए उसका उल्टा करते हैं। वो आपसे गैर मामूली तौर पर ज्यादा देर तक आंखें मिलाकर बात करेंगे ताकि ये साबित कर सकें कि वो कितने सच्चे हैं। अच्छा, तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही एक इंतबाही अलामत हो सकती हैं। जी, इसी तरह जिस्मानी पोजीशन अहम है। बंधी हुई बाहें अक्सर दिफाई पोजीशन की अलामत होती हैं। तो ठीक है, हमने मसले को समझ लिया, तकनीकों को भी जान लिया। अब सबसे अहम सवाल, इस सब से बचा कैसे जाए? किताब 3 बहुत ताकतवर हिकमत अमली पेश करती है। उनमें सबसे मौसर है जज्बाती लाताल्लुकी। जज्बाती लाताल्लुकी? जी, इमोशनल डिटैचमेंट। इसके लिए एक खास टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। ग्रे रॉक यानी एक भूरे बेरंग पत्थर की तरह बन जाना। ये कैसा दिफा है? बिल्कुल यही। एक भूरा पत्थर कैसा होता है? गैर दिलचस्प, बेजान, बोरिंग। मैनिपुलेटर्स को ड्रामे, जज्बात और रद्द अमल से तवानाई मिलती है। वो आपको उकसाते हैं ताकि आप गुस्सा करें, रोएं या बहस करें। ग्रे रॉक मेथड का मतलब है कि आप उन्हें कोई रद्द अमल ना दें, यानी उनकी बातों का मुख्तसर और बेतासुर जवाब देना। बिल्कुल। जब उन्हें आपकी तरफ से कोई तवानाई नहीं मिलती तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वो किसी नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत मौसर लगता है, लेकिन क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है, खास तौर पर अगर वो शख्स कोई करीबी रिश्तेदार या बॉस हो? ये एक बहुत अहम सवाल है। ग्रे रॉक का मकसद ताल्लुकात को ठीक करना नहीं, बल्कि अपनी जहनी तवानाई को बचाना है। ये उन हालात के लिए है जहां आप ताल्लुक खत्म नहीं कर सकते। यानी कोई रद्द अमल ना देना ही बेहतरीन रद्द अमल है। ये तो बहुत ताकतवर ख्याल है। अगला कदम क्या है? अगला कदम, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है हुदूद कायम करना, सेटिंग बाउंड्रीज। मतलब नहीं कहना सीखना। और बगैर किसी लंबी वजाहत के नहीं कहना सीखना। वजाहत क्यों नहीं करनी? क्योंकि जैसे ही आप अपनी नहीं की वजाहत शुरू करते हैं, आप मैनिपुलेटर को बहस करने और आपको थकाने का मौका दे देते हैं।
ایک سادہ اور مضبوط نہیں بحث کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ اور آخری مشورہ کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر کوئی شخص، کوئی رشتہ یا کوئی صورتحال بوجھل، الجھی ہوئی یا بس عجیب محسوس ہو، چاہے کوئی ثبوت نہ بھی ہو، تو اس احساس کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ہمارا لاشعور اکثر ان خطرات کو بھانپ لیتا ہے جنہیں ہمارا شعوری دماغ نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ نفسیاتی دفاع پر ایک بہت ہی جامع گفتگو تھی۔ آرتھر ہون کی کتاب کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ علم اور آگاہی ہی بہترین تحفظ ہے۔ جی، جب آپ ان ٹیکنیکوں کو پہچان لیتے ہیں تو ان کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام دفاعی حکمت عملی، لا تعلقی، حدود اور وجدان، یہ سب مینیپولیٹر کو بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے اندرونی استحکام کو مضبوط کرنے کے بارے میں ہے نا؟ بالکل۔ اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے رد عمل اور جذبات کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، یعنی اصل طاقت اپنے رد عمل کو قابو کرنے میں ہے۔ آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کتاب افراد سے دفاع پر توجہ مرکوز کرتی ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ یہی ٹیکنیکس جیسے گیس لائٹنگ یا ریفریمنگ بڑے پیمانے پر جیسے میڈیا یا سیاسی گروہوں کے ذریعے عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے کیسے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسمارٹ اسکوپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی گفتگو سے محروم نہ رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔